नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय माता दी, राम राम साहब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परीक्षा की तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम पार अब की बार यूट्यूब चैनल और मैं हूं विनोद फौजदार, आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। दोस्तों, हम राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी के एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे थे। पेपर नज़दीक है, 5 या 6 दिन बाद में पेपर है, अगले शनिवार को पेपर है। तो हम राजस्थान कोऑपरेटिव एग्जाम के अब कुछ मॉडल पेपर्स करेंगे। इन 4-5 दिनों में हम कुछ मॉडल पेपर करने का, अधिक से अधिक मॉडल पेपर करने का प्रयास करेंगे। आपको यथासंभव, जैसे ही संभव होगा, मैं आपको मॉडल पेपर उपलब्ध कराऊंगा। पर इसके लिए मैं समय निर्धारित करने का प्रयास करूंगा, पर आपको रोजाना मॉडल पेपर्स उपलब्ध कराए जाएंगे। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, अब मैं फिर कह रहा हूं, आपको रोजाना मॉडल पेपर कराएंगे, प्रैक्टिस करेंगे हम। इसमें 20 क्वेश्चन हमारे कोऑपरेटिव के होंगे और 60-40 क्वेश्चन जो है हमारे 20 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कोऑपरेटिव के आएंगे, 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आएंगे और 40 क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स के आएंगे। ये सब आप लोग जानते होंगे। आपको ये भी पता होगा इसके अंदर अधिक से अधिक पेपर्स में क्वेश्चंस, आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आए, क्योंकि इस पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये आप लोगों को पता होगा कि नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम के अंदर नहीं है। तो आप सब क्वेश्चनों को करके आए। हो सकता है आपने 10 क्वेश्चनों का तुक्का लगाया, उनमें से 3 सही निकल गए, 5 4 या 5 सही निकल गए, तो आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा। दोस्तों, हम आज पहला मॉडल पेपर लेके आए हैं और मॉडल पेपर हम स्टार्ट करें उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर, जहां भी आप जिस भी सोशल मीडिया पे आप जुड़े हुए हो उस सोशल मीडिया पे आप शेयर करिए, जिससे कि आपके दोस्तों को भी कुछ बेनिफिट हो। आइए शुरू करते हैं हम अपना राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत होने वाले पेपर के लिए मॉडल पेपर। पहला मॉडल पेपर दोस्तों, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। हाँ जी, पहला प्रश्न, राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन अधिनियम 2016 लागू हुआ है। तो ये लागू हुआ है 4 अक्टूबर 2016 से। संशोधन अधिनियम 2016 4 अक्टूबर 2016 से लागू हुआ है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सबसे पहले राजस्थान की सहकारी समिति की जो स्थापना की गई थी वो भिनाई के अंदर की गई थी, सन 1905 ईस्वी में। सन 1905 ईस्वी में भिनाई, अजमेर के अंदर पहली सहकारी समिति की स्थापना की गई थी। देने हेतु गठित समिति है, सॉरी, राज्य सहकारी साख, राज्य सहकारी साख व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सुझाव देने हेतु गठित समिति है। तो वो है वैद्यनाथ समिति का गठन किया गया था। वैद्यनाथ समिति ने सहकारी समिति को, सहकारी समिति में साख व्यवस्था को गठित कर, सुदृढ़ करने के लिए अपने सुझाव दिए थे। अगला क्वेश्चन 4 नंबर का, सहकारी शब्द धारा 108 में अपराध और दंड अगर कोई व्यक्ति करता है तो धारा 38 की उपधारा 1 के अनुसार क्या सजा होगी? तो दोस्तों, उसको 6 माह का कारावास या 5,000 रुपए की जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। ऑप्शन चौथा सही होगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर का, धारा 103 के अनुसार
जो संपत्ति सहकारी समितियों द्वारा नहीं बेची जाती है उसके लिए संपत्ति का मालिक कहाँ अपील कर सकता है? तो उसके लिए संपत्ति का मालिक जो है कलेक्टर महोदय के यहाँ अपील कर सकता है, न्यायालय में अपील कर सकता है, या सोसाइटी के अंदर अपील कर सकता है। उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, यदि भूमि विकास बैंक व्यक्ति कर्मी के विरुद्ध धारा 85 या धारा 88 में कार्य करने में असफल हुआ तो कौन कार्यवाही करेगा? तो दोस्तों इसके लिए कार्यवाही करेगा फिर न्यायालय के द्वारा कार्यवाही होगी, सॉरी न्यासी के द्वारा कार्यवाही होगी, न्यासी कार्यवाही करेगा इसके लिए। अगर भूमि विकास बैंक किसी भूमि विकास बैंक व्यक्ति कर्मी के विरुद्ध धारा 85 या धारा 88 के विरुद्ध कार्य करने में असफल रहता है तो स्वयं न्यासी इसके विरुद्ध कार्यवाही करेगा। अगला क्वेश्चन, विवादों का निपटारे के लिए प्रशासक के लिए नियुक्ति का उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो धारा 30 के अंदर प्रशासक की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। धारा 30 प्रशासक की नियुक्ति का उल्लेख करती है। अगला क्वेश्चन, लेखा परीक्षक रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर लेखा परीक्षा पूर्ण करके ऑडिट रिपोर्ट किसे सौंपेगा? तो ऑडिट रिपोर्ट सौंपेगा दोस्तों रजिस्ट्रार को। ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर जो है रजिस्ट्रार को सौंपेगा। अगला क्वेश्चन, बीमाकृत सहकारी बैंक के परिसीमापक का आदेश या समामेलन या पुनर्निर्माण की मंजूरी कौन देता है? तो इसकी मंजूरी देता है आरबीआई। आरबीआई मंजूरी किस केस में देता है? जब बीमाकृत सहकारी बैंक है, यानी कि बैंक से संबंधित कोई भी मंजूरी आरबीआई देता है। बीमाकृत सहकारी बैंक है तो उसके जो है बैंकों के कोलैबोरेशन, दो या दो से अधिक बैंकों का मिलने पर या बैंकों के टूटने की जो मंजूरी देगा या रीस्ट्रक्चर की जो मंजूरी देगा, पुनर्निर्माण की मंजूरी देगा, वो आरबीआई देगा। सहकारी सोसाइटी में अपनी निधियों का विनियोजन निम्नलिखित में से किसमें करेंगी? तो ये करेगी दोस्तों शीर्ष सहकारी बैंक में, केंद्रीय सहकारी बैंक में, या सीमित दायित्व वाली किसी अन्य सहकारी सोसाइटियों के द्वारा जारी किए गए शेयर और प्रतिभूति या डिवेंचर में से किसी में भी, या उपरोक्त सभी में। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी में करेगी। इसका उत्तर उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11 नंबर का प्रश्न, किसी शीर्ष सोसाइटी को जिसे धारा 44 के अधीन सरकार द्वारा धन उपलब्ध करवाया गया है, उस धन से एक कोष का निर्माण करेंगे। वो कोष कौन सा है? तो वो कोष है मुख्य राज्य भागीदारी निधि या समनुषंगी राज्य भागीदारी निधि, या दोनों नाम से। तो दोस्तों दोनों के नाम से जो है उस कोष का निर्माण किया जाएगा, दोनों ही नाम से उस कोष का निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर का, यदि किसी व्यक्ति जो सोसाइटी का सदस्य है वह दीर्घकालीन उधार के लिए बैंक में आवेदन करता है तो उस पर प्रभाव होगा। किसका प्रभाव होगा? तो उस पर स्थायी संपत्तियों पर प्रभाव होगा। यदि कोई व्यक्ति जो भी सोसाइटी का सदस्य है वह दीर्घकालीन उधार के लिए बैंक में आवेदन करता है तो उस पर उसे जो है
स्थायी संपत्तियां मॉर्गेज करनी पड़ेंगी, स्थायी संपत्तियों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, 13 नंबर का, यदि आर्थिक साधारण बैठक निर्धारित समय के भीतर नहीं बुलाई जाती है तो रजिस्ट्रार द्वारा या अधिकृत व्यक्ति द्वारा बुलाई गई बैठक के व्यय का भुगतान कौन करेगा? तो इस व्यय का भुगतान जो है सोसाइटी की निधि से किया जाएगा या ऐसे व्यक्ति से वसूला जाएगा जो कि बैठक बुलाने में विफल रहा है। अतः उत्तर 2 नंबर और 3 नंबर दोनों विकल्प हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 के पूर्ववर्ती कौन सा अधिनियम था? तो ये 1965 वाला अधिनियम ही था, इससे पहले जो है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर का, सोसाइटी का कोई भी सदस्य अपने अधिकारों का तब तक प्रयोग नहीं कर सकता जब तक कि उसने सोसाइटी की सदस्यता के संबंध में भुगतान न कर दिया हो अथवा उपविधियों में वर्णित सोसाइटी के किसी ऐसे हित में अर्जित न किया हो। तो उपरोक्त दोनों ही सही हैं इसके। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, धारा 100 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करने वाला अधिकारी क्या कहलाता है? तो रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करने वाला अधिकारी जो है वसूली अधिकारी कहलाता है, धारा 100 के अंतर्गत। सोसाइटी के का नाम परिवर्तन के नोटिस के प्रकरण के लिए रजिस्ट्रार का व्यय किस धारा के अंतर्गत किया जाएगा? तो रजिस्ट्रार का व्यय जो है धारा 9 की उपधारा 1 के अंतर्गत किया जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर का, प्रत्येक सोसाइटी में प्रत्येक सदस्यों और लेनदारों को नोटिस दिया जाता है। तो लेनदार और जो भी उधार लेने वाले व्यक्ति होते हैं उनको जो नोटिस दिया जाता है वो 30 दिन का नोटिस दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा बैंक अपनी शेयर पूंजी संचित निधि तथा भवन निधियों की कुछ रकम में से संचित हानियों को घटाने के बाद रही कुल रकम के 20 गुना से अधिक दायित्व का उपयोग नहीं करेगा? तो वो नहीं करेगा दोस्तों भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक होगा जो 20 गुने से अधिक का उपयोग नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन, किसी के खिलाफ किस धारा के आधार पर बिक्री जारी की जाती है? तो बिक्री जारी करने के लिए धारा 99 काम में ली जाती है। धारा 99 के अंतर्गत जो है बिक्री जारी की जाती है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी के 20 प्रश्न। इसके आगे अब जो क्वेश्चन है वो राजस्थान जीके से संबंधित आए हैं। आइए देखते हैं राजस्थान जीके से संबंधित अगले प्रश्न। ये हैं, सही युग्मों को सुमेलित कीजिए। दोस्तों सही युग्म हमें सुमेलित करने हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों एक तरफ नृत्य दिए हुए हैं और एक तरफ उनकी जातियों के नाम दिए हुए हैं। तो नृत्यों को उनकी संबंधित जातियों से सुमेलित करना है। तो देखते हैं, नेजा, नेजा जो है भील जाति का है। इंडोनी, इंडोनी कालवेलिया का है। तेरह ताली कामड़ का है और बालर जो है गरासियाओं का नृत्य है। अगला प्रश्न,
दोस्तों इसकी व्याख्या दे रखे, व्याख्या पढ़ लेते हैं एक बार। भीलों का नृत्य, गबरी राई नृत्य होते हैं भीलों के। गबरी राई गैर नृत्य, युद्ध नृत्य और रमणी नृत्य, द्विचक्री घुमरा, हाथी मन्ना और नेजा नृत्य जो है भीलों के नृत्य हैं। कालबेलियों के नृत्य, कालबेलियों के नृत्य हैं इंडोरी नृत्य, संकरिया नृत्य और पणिहारी नृत्य, बागड़िया नृत्य, बिछोड़ा नृत्य, ये कालबेलियों के नृत्य हैं। गड़ासियों के नृत्य कौन से हैं? तो गैर, गौर, लूर, मांदल, मोरिया, ज्वारा, बालरा, रायण, कूद, दोह नृत्य जो हैं ये गड़ासियों के नृत्य हैं। इसके अलावा 13 ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। 13 ताली नृत्य जो है कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर का, प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती धोरारी किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों धरती धोरारी कन्हैया लाल सेठिया के द्वारा लिखा गया है। प्रसिद्ध साहित्यकार, राजस्थानी भाषा के गीतकार, साहित्यकार, इन्होंने जो है धरती धोरारी गीत लिखा है। व्याख्या पढ़ लेते हैं। कन्हैयालाल सेठिया राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। कन्हैयालाल सेठिया ने कन्हैयालाल सेठिया राजस्थानी भाषा के भीषम पितामह या राजस्थान के भीषम पितामह के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्होंने प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती धोरारी कन्हैयालाल सेठिया ने लिखा है। लील टांस नामक कविता कन्हैयालाल सेठिया की धारा लिखित अति महत्वपूर्ण कविता है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर का, मरु पर्यटक सर्किट में सम्मिलित नगर कौन कौन से हैं? तो मरु पर्यटक सर्किट में जो नगर सम्मिलित हैं दोस्तों वो मरुस्थली प्रदेश के शहर सम्मिलित हैं, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये मरु सर्किट के अंतर्गत आते हैं। मरु त्रिकोण को विकसित करके अब पर्यटन सर्किट बना दिया है, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर जिलों का क्षेत्र सम्मिलित है। पहले मरु त्रिकोण में जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर जिले आते थे, अब इसमें बाड़मेर भी शामिल कर लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में सहस्त्रबाहु मंदिर स्थित है? तो सहस्त्रबाहु मंदिर उदयपुर के अंदर है। सहस्त्रबाहु मंदिर, इस मंदिर को सास बहू के मंदिर के नाम से भी जानते हैं। यह मंदिर उदयपुर में है, उदयपुर के नागदा ग्राम में स्थित है। 10वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर उदयपुर के प्रसिद्ध ऐतिहासिक तथा पर्यटन स्थलों में से एक है। सहस्त्रबाहु का मंदिर या सास बहू का मंदिर। अगला क्वेश्चन 25 नंबर का, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस पहाड़ी किले को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है? तो दोस्तों कुंभलगढ़, रणथंभौर, चित्तौड़ और तारागढ़, इसमें से तारागढ़ को शामिल नहीं किया है, बाकी तीनों के तीनों यूनेस्को की सूची में शामिल हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तारागढ़। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को शामिल किया गया। 6 पहाड़ी किले हैं जो राजस्थान के विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं, वो हैं आमेर, चित्तौड़, जैसलमेर, कुंभलगढ़, रणथंभौर और गागरोन। नाम याद रखें 6 के, आमेर, जैसलमेर, चित्तौड़ और कुंभलगढ़, रणथंभौर और गागरोन। ये 6 जिले हैं जो कि
यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में पहाड़ी किले शामिल हैं, पहाड़ी किलों के तौर पर। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों सूची 1 में लेखकों के नाम दिए हुए हैं और सूची 2 के अंदर उनके ग्रंथों के नाम दिए हुए हैं। आइए देखते हैं किसका कौन सा ग्रंथ सुमेलित हो रहा है। तो करणीदान, करणीदान सूरज प्रकाश की रचना है, करणीदान सूरज प्रकाश की रचना है। दौलत विजय खुमान रासो से संबंधित है। पद्मनाभ का कन्नड़ देव प्रबंधन है और जगजीवन भट्ट अजीतोदय जगजीवन भट्ट के द्वारा लिखा गया है। व्याख्या, अजीतोदय जगजीवन भट्ट द्वारा लिखित ग्रंथ है जिसमें मारवाड़ के जसवंत सिंह व अजीत सिंह के बारे में उल्लेख है। खुमान रासो दलपति विजय या दौलत विजय के द्वारा लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया है। सूरज प्रकाश करणीदान द्वारा लिखित पुस्तक है जिसमें अभय सिंह, जोधपुर के अभय सिंह के विषय में उल्लेख किया गया है। इसके अलावा कन्नड़ देव प्रबंधन पद्मनाभ द्वारा लिखित ग्रंथ है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की जालौर आक्रमण के विषय में उल्लेख मिलता है और राम रासो जो है माधव दास द्वारा लिखित ग्रंथ है। अगला प्रश्न 27 नंबर का, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग सही उत्तर में चयन करिए। दोस्तों फिर सुमेलित करने हैं हमें। आइए देखते हैं कौन सा इसका उत्तर जो है, कौन सा कथन सुमेलित है, कौन सा किससे सुमेलित है। तो राजस्थान की जनजातियां एक तरफ दी हुई हैं, दूसरी तरफ प्रमुख आवास क्षेत्र दिए हुए हैं। तो एक तरफ जनजाति दी है सहरिया, गड़ासिया, डामोर और मीणा। तो इनके जो मुख्यतः जिस जिले में पाई जाती हैं, जिस जिले में पाई जाती हैं, जिस स्थान पर पाई जाती हैं, उन स्थानों को हमें लिखना है इसके अंतर्गत जो है। तो सहरिया, सहरिया जनजाति जो है बारा के अंतर्गत पाई जाती है। सहरिया का संबंध जो है बारा से है। गड़ासिया उदयपुर में पाई जाती है, गड़ासिया जनजाति। डामोर जो है डूंगरपुर के अंदर पाई जाती है, डामोर। और मीणा जनजाति जो है ये दौसा या जयपुर जिले में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया था। तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया था। राजस्थान के एकीकरण का 7वां चरण जिस दिन संपन्न हुआ था वो राजस्थान का वर्तमान स्वरूप था। व्याख्या इसकी, राजस्थान का निर्माण प्रक्रिया 18 मार्च 1948 से प्रारंभ हुई थी, होकर 1 नवंबर 1956 तक 7 चरणों में पूर्ण हुई थी। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया था राजस्थान का पूर्ण एकीकरण के समय पे, अर्थात 1 नवंबर 1956 को 26 जिले थे जो कि 2008 तक बढ़कर 33 जिले हो गए और वर्तमान में 33 जिले हैं। अगला प्रश्न 29 नंबर का, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। फिर हमें सुमेलित करना है। आइए देखते हैं
सिर, गला, कमर और पैर। दोस्तों इधर शरीर के अंग दिए हुए हैं और दूसरी तरफ आभूषण दिए हुए हैं, तो कौन सा आभूषण कहाँ पहना जाता है ये हमें पता लगाना है। दोस्तों मेमद जो है सिर पर पहना जाता है, मेमद सिर का आभूषण है, मेमद जो है। और रिमझिम, रिमझील जो है ये पैरों का आभूषण है, ये वाला। हसली गले में पहनी जाती है, सब लोग जानते हैं हसली को तो। और कमर में पहने जाने वाला कणकती है, कणकती कमर में पहने जाने वाला आभूषण है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो दोस्तों वो है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जो है मीनाकारी की थेवा कला के लिए प्रसिद्ध स्थान है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। थेवा कला, कांच पर सोने की कारीगरी कर आभूषण तैयार करना थेवा कला कहलाती है। मुख्य केंद्र प्रतापगढ़ है, विश्व प्रसिद्ध केंद्र है ये। प्रवर्तक इसके नाथूजी सोनी हैं, इसके प्रवर्तक जो है नाथूजी सोनी द्वारा ये प्रारंभ किया गया है। और प्रतापगढ़ का सोनी परिवार थेवा कला का सिद्ध हस्त है। और थेवा कला की पहली भेंट सोनी परिवार ने राजा सावंत सिंह को दी थी, राजा सावंत सिंह को की थी थेवा कला की प्रथम भेंट। चित्रकला की किस शैली में पक्षी एवं जानवरों का महत्वपूर्ण स्थान है? तो बूंदी शैली के अंदर जो है चित्रकला के अंदर पक्षी और जानवरों का महत्वपूर्ण स्थान है, तो वो है बूंदी शैली में। बूंदी शैली पशु पक्षी शैली भी कहलाती है, बूंदी शैली को पशु पक्षी शैली भी कहते हैं। बूंदी शैली भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तारागढ़ दुर्ग जो कि बूंदी जिले में है, चित्रशाला महल का निर्माण महाराज उम्मेद सिंह हाड़ा ने करवाया था, जो कि बूंदी शैली का स्वर्ण काल था, बूंदी शैली के स्वर्ण काल का समय था। उस समय पे जो है चित्रशाला महल का निर्माण करवाया था, तारागढ़ दुर्ग के अंदर है ये जो है उम्मेद सिंह हाड़ा ने कराया था इस दुर्ग का निर्माण। बूंदी शैली का प्रधान रंग हरा है। बणी ठणी चित्रकला जो है ये किशनगढ़ शैली की है, बणी ठणी चित्रकला जो है ये किशनगढ़ शैली की है। इसके अलावा उस्ता कला और मथेरा और मथेरण कला, उस्ता कला और मथेरण कला बीकानेर शैली के हैं, जबकि नाथद्वारा शैली और नाथद्वारा शैली महाराणा राज सिंह ने 1671-72 में श्रीनाथ जी का मंदिर सिंघाड़ गांव में बनवाया था। नाथ द्वारा शैली के अंतर्गत महाराणा राज सिंह ने सन 1671-72 ईस्वी में श्रीनाथ जी का मंदिर सिंघाड़ गांव में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 32 नंबर का प्रश्न, किस वृक्ष को शीतला मानकर किस वृक्ष को शीतला मानकर शीतला माता की पूजा की जाती है? तो दोस्तों खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है। खेजड़ी के वृक्ष को राजस्थान में शीतला मानकर पूजा की जाती है, शीतला माता मानकर इसकी पूजा की जाती है। खेजड़ी वृक्ष को शीतला मानकर शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला माता का स्थान चाकसू जयपुर है। शीतला माता को चेचक की देवी या सेंडल माता अथवा महामाई माता के नाम से भी जाना जाता है। शीतला देवी की पूजा जो है, शीतला देवी की पूजा खंडित प्रतिमा के रूप में की जाती है, यानी कि खंडित प्रतिमा की पूजा एकमात्र देवी शीतला माता की पूजा की जाती है जिसकी प्रतिमा खंडित है।
खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही उत्तर लिखिए। आइए देखते हैं सूची 1 और सूची 2। देवनारायणी मेला, रामनारायणी मेला, एक तरफ मेले दिए हुए हैं और एक तरफ उनकी तिथि लिखी हुई है। तो कौन सा मेला किस तिथि को आयोजित किया जाता है, अब हमें यह देखना है। देखते हैं, आओ। देवनारायण का मेला, तो देवनारायण का मेला जो है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। देवनारायण का मेला जो है भाद्र शुक्ल सप्तमी को आयोजित किया जाता है। इसके अलावा रामदेवरा का मेला, रामदेवरा का मेला जो है भाद्र शुक्ल द्वितीया को लगता है, रामदेवरा का मेला। तीसरा ऑप्शन है वीर फत्ता जी का मेला। तो दोस्तों वीर फत्ता जी का मेला जो लगता है वो भाद्रपद शुक्ल नवमी को लगता है। वीर फत्ता जी का मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी को लगता है और तेजा जी का मेला जो है भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। सब भादों के महीने के शुक्ल पक्ष के ही महीने मेले हैं ये। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कृत्य में से सही उत्तर चुनिए। आइए दोस्तों फिर सुमेलित करते हैं। एक तरफ लोक देवता दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनका जो है संबंध दिया हुआ है। इस लोक देवता का संबंध किससे है, तो हमें यह पहचान करनी है। पहला दिया हुआ है कल्लाह जी। कल्लाह जी का संबंध भूत प्रेतों से बताते हैं। कल्लाह जी भूतों के देवता हैं। गोगा जी, दूसरा ऑप्शन है गोगा जी। तो गोगा जी का संबंध किससे है, तो गोगा जी का संबंध जो है सर्पों से है। गोगा जी सर्पों के देवता हैं। पाबू जी, पाबू जी का संबंध ऊंटों से है। और करणी माता के मंदिर में चूहे बहुत पाए जाते हैं, इनका संबंध चूहों से है। व्याख्या, कल्लाजी राठौर 4 हाथों वाले लोक देवता हैं जो कि 1568 में अकबर से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। और गोगाजी चौहान सर्प रक्षक देवता हैं जिनका मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाया जाता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में मेला लगता है। तो गोगा जी का जो मेला लगता है वो लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा मेड़ी में हनुमानगढ़ जिले में। करणी माता बीकानेर जिले में राठौरों की कुलदेवी है जिसका प्रमुख मंदिर देशनोक में बीकानेर जिले में है, जिसे चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर के अंदर चूहे बहुत पाए जाते हैं और ऐसा कहते हैं इस मंदिर के अंदर सफेद चूहा दिख जाए, कोई दर्शन करने जाए मंदिर में और तो सफेद चूहा दिख जाए तो उसकी मनोकामना सिद्ध हो जाती है। पाबूजी राठौर को ऊंट रक्षक एवं प्लेग रक्षक देवता भी कहते हैं। पाबूजी राठौर को राइका और रेवाड़ी और देवासी ये ऊंट पालक जातियां पाबूजी को अपना देवता मानते हैं। अगला क्वेश्चन, संत दरियाव जी राम सनेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे, तो ये थे दोस्तों रेण संप्रदाय के, रेण शाखा से के संप्रदाय वो थे प्रवर्तक। इस क्वेश्चन की भी व्याख्या देखते हैं। राम सनेही संप्रदाय जिसके संस्थापक रामचरण जी थे, इसका प्रमुख पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा है। राम सनेही संप्रदाय की 4 शाखाएं रेण शाखा, मेड़ता शाखा, नागौर। रेण शाखा जो कि मेड़ता नागौर में है,
रेण शाखा है, मेड़ता शाखा है, और सिंगस्थल शाखा है, और शाहपुर शाखा है भीलवाड़ा के अंदर। ये इनके अलग अलग जो है संस्थापक हैं इनके। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन से जिले में मई जून के महीने में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती हैं? तो गंगानगर के अंदर चलती हैं। गंगानगर इसका सही उत्तर होगा। पश्चिमी राजस्थान में मई जून के महीने में निर्मित निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र में धूल भरी हवाएं चलती हैं, जिन्हें आंधी के नाम से जाना जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यधिक उच्च हवाओं को जो स्थानीय रूप से लू कहा जाता है, जिन्हें स्थानीय भाषा में लू कहा जाता है, राजस्थान में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां जो हैं श्री गंगानगर जिले में चलती हैं। श्री गंगानगर जिले में साल के अंदर लगभग लगभग 100 से 120 आंधियां आ जाती हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर के शासक कौन थे? तो जोधपुर के शासक थे राजस्थान के एकीकरण के समय पे हनुमंत सिंह, जो कि जोधपुर को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। भारत के बजाय पाकिस्तान में मिलने की इनकी इच्छा थी, हनुमंत सिंह के। आइए व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ था। राजस्थान के एकीकरण 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ था। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर, टोंक, जोधपुर रियासत राजस्थान में विलय नहीं होना चाहती थी। अलवर भरतपुर जो है उत्तर प्रदेश के अंदर विलय होना चाहती थी। अलवर भरतपुर नहीं, सॉरी, भरतपुर धौलपुर, भरतपुर धौलपुर जो है उत्तर प्रदेश के अंदर विलय होना चाहती थी। जोधपुर पाकिस्तान में विलय होना चाहता था। टोंक एक मुस्लिम रियासत था, यह भी पाकिस्तान में विलय होना चाहता था। डूंगरपुर जो है मध्य प्रदेश के साथ जाना चाहता था। इस तरह से अलग अलग रियासतें हैं ये। आइए आगे देखते हैं। राजस्थान के एकीकरण के 7 चरण चले थे। प्रथम चरण में मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था, जो कि 18 मार्च 1948 को बना था। दूसरे चरण में पूर्वी राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ भी कहते हैं इसको, का निर्माण हुआ था, जो कि 18 अप्रैल 1948 को हुआ है। तृतीय चरण जो है 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान के रूप में बना था। चतुर्थ चरण बृहद राजस्थान के रूप में बना है 30 मार्च 1949 को। इसी दिन राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। पांचवा चरण जो है संयुक्त बृहद राजस्थान बना था, जिसमें कि मत्स्य संघ भी शामिल हो गया था। बृहद राजस्थान के अंदर मत्स्य संघ भी शामिल हो गया था। तो संयुक्त बृहद राजस्थान का निर्माण हुआ था, जो कि 15 मार्च गलत है दोस्तों, ये जो है 15 मार्च नहीं आएगा, ये 15 मई आएगा। इस जगह पे मई आएगा, मई 5वां महीना आएगा। कर लें आप, मैंने 5 लिख दिया है, इसको एस जैसा बन गया है, पर ये 5 है, ये है ना। ये जो है मई आएगा इस जगह। 15 मई 1949 को जो है 5वां चरण हुआ था, इसको करेक्ट कर लें। छठा चरण जो है राजस्थान संघ बना था, जो कि 26 जनवरी 1950 को बना था, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। उस दिन भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और राजस्थान में एकीकरण का 6वां चरण पूर्ण हुआ था। 7वां चरण जो है वर्तमान राजस्थान बना है, उसके अंदर 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ था 7वां चरण जो है। चतुर्थ चरण में महाराज प्रमुख भूपाल सिंह बनाए गए थे, जो कि एकमात्र महाराज प्रमुख थे। राज प्रमुख सवाई जय सिंह द्वितीय को बनाया गया था, जयपुर के को। और वरिष्ठ उपराज प्रमुख जो है हनुमंत सिंह को बनाया गया था, जबकि उपराज प्रमुख जो है भीम सिंह को बनाया गया था, कोटा के को। उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा थे। अगला क्वेश्चन सुमेलित कीजिए,
एक तरफ संस्थान दिए हुए हैं, दूसरे तरफ स्थापनाओं के बरस दिए हुए। तो देखते हैं कौन सा कब बनाया गया था। राजस्थान सेवा संघ जो है 1919 के अंदर बनाया गया था, राजस्थान सेवा संघ। वर्धा के अंदर बनाया गया था, वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। दूसरा है देश हितैषी सभा। तो देश हितैषी सभा का गठन जो किया गया था वो 1877 ईस्वी में किया गया था। 1877 ईस्वी में देश हितैषी सभा का गठन किया गया था। तीसरा है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। तो इसका गठन जो है 1927 में किया गया था। इसका गठन 1927 में किया गया था। और अगला एक बचा चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। तो दोस्तों चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का गठन 1921 में किया गया था, बचे हुए साल के दौरान। इसमें अगला क्वेश्चन, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने विजौलिया किसान आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का केंद्र बना दिया था? तो वो था प्रताप समाचार पत्र, जो कि कानपुर से प्रकाशित होता था, साप्ताहिक समाचार पत्र था और गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रकाशित किया जाता था। ये प्रताप समाचार पत्र था, गणेश शंकर विद्यार्थी का, कानपुर से प्रकाशित होता था। व्याख्या पढ़ लेते हैं। प्रताप समाचार पत्र को गणेश शंकर विद्यार्थी ने सन 1913 में कानपुर से निकालना प्रारंभ किया था। प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया किसान आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजी थी और प्रेमचंद का रंगभूमि उपन्यास बिजौलिया किसान आंदोलन पर आधारित है। प्रेमचंद का रंगभूमि उपन्यास जो है वो बिजौलिया किसान आंदोलन पर आधारित है। कौन सा पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए थे? तो वो थे मोक मेसन। मोक मेसन मारे गए थे 1857 में। ये जो है आउवा में विद्रोहियों से, आउवा में क्रांतिकारियों से लड़ते समय पर 1857 की क्रांति के समय पर राजस्थान में जोधपुर रियासत में पॉलिटिकल एजेंट मैक मौसन था। 1857 की क्रांति के समय पर जोधपुर का शासक तख्त सिंह था। 18 सितंबर 1858 को चेलावास के युद्ध में, जिसे काले गोरे का युद्ध भी कहते हैं, चेलावास के युद्ध में जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एजीजी था और मैक मौसन जो है पॉलिटिकल एजेंट था। इस युद्ध में मैक मौसन मारा गया था तथा ठाकुर खुशहाल सिंह जीत गया था और पैट्रिक लॉरेंस भाग गया था। इस युद्ध को काले गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, 40 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ नदी दी हुई है और दूसरी तरफ सहायक नदी दी हुई है। तो देखते हैं कौन सी नदी किस नदी की सहायक नदी है। लूनी नदी की बात करें तो लूनी नदी की सहायक नदी इनमें से जो दी हुई नदी है इनमें से सागी नदी है। माही नदी, माही नदी की जो सहायक नदी है वो है चाप नदी। माही नदी की सहायक नदी है चाप नदी जो है। और बनास नदी, बनास नदी की सहायक नदी मानसी नदी है। और बची सोम नदी, सोम नदी की सहायक नदी सारनी नदी है। लूनी नदी, इसकी सहायक नदियां हैं सूकड़ी, बांडी, मीठड़ी, खारी,
जबाई, लीलड़ी और सरस्वती, गुहिया, सांगी एवं खोजड़ी इसकी सहायक नदियां हैं। दोस्तों इसकी सहायक नदियों में डा बहुत लगा हुआ है। सुकड़ी, मांडी, वीठड़ी, नीलड़ी और जोजड़ी, इस तरह के ड़ी बहुत लगी हुई है। इसकी लूणी नदी की सहायक नदियों के अंदर ज्यादातर ड़ी लगी हुई है, ड़ी। इस तरह से ध्यान रख सकते हैं, मैंने जो ध्यान रखा। अगला माही नदी। माही नदी की सहायक नदियां हैं सोम, जाखम, इरु, सोरेन, हरड़, भादर, अनास, चाप। ये जो है माही नदी की सहायक नदियां हैं। बनास नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? तो बेड़च, मैनाली, कोठारी, खारी, मैनाल, काली सिंध, मानसी और मोरेल नदी जिसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। सोम नदी की बात करें तो सोम नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो जाखम, टीड़ी, गोमती, सारनी आदि इसकी सहायक नदियां हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? तो वो है बीकानेर जिला। बीकानेर की अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है सबसे छोटी है, जबकि जैसलमेर की सबसे बड़ी है। व्याख्या, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा कुल मिला के 1070 किलोमीटर है। इसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के 4 जिलों से लगती है। 4 जिले हैं जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और गंगापुर। ये चारों जिले हैं इसके अंतर्गत। इसमें सबसे लंबी सीमा जो है जैसलमेर के साथ लगती है, जबकि बाड़मेर के साथ 228 किलोमीटर लगती है, गंगानगर के साथ 210 किलोमीटर लगती है और बीकानेर के साथ 168 लगती है। जबकि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5,920 किलोमीटर है, जिसमें से 1,070 अंतरराष्ट्रीय सीमा पे बनाती है, जबकि अंतरराज्यीय सीमा जो है 4,850 किलोमीटर बनाती है, जो कि 5 राज्यों से लगी हुई है। चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ, चित्तौड़गढ़ का स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया था? तो चित्तौड़गढ़ का जो स्तंभ बनवाया गया था वो महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। महाराणा कुंभा द्वारा सारंगपुर के युद्ध में 1437 ईस्वी में महमूद खिलजी पर विजय होने के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। विजय स्तंभ 9 मंजिला इमारत है, जिसमें वास्तुकार जैता पूजा, पोमा और नापा हैं, जिसके वास्तुकार जैता पूजा और पोमा और नापा हैं और 122 फीट ऊंची है ये विजय स्तंभ जो है। अगला क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता थी, तो गणेश्वर सभ्यता जो है एक ताम्रयुगीन सभ्यता थी। गणेश्वर सभ्यता जो है ये कांतली नदी के किनारे पर थी, सीकर जिले में थी। कांतली नदी के किनारे पर ये ताम्रयुगीन सभ्यता थी। गणेश्वर वो पढ़ते हैं व्याख्या, गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में नीमका थाना तहसील में कांतली नदी के उद्गम स्थल पर अवस्थित थी। यह एक ताम्रयुगीन सभ्यता है। डीपी अग्रवाल ने रेडियो कार्बन पद्धति से एवं तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर इस स्थल की जो तिथि बताई है वो 2800 ईसा पूर्व निर्धारित की है। 2800 ईसा पूर्व की तिथि निर्धारित की है। किसके लिए? गणेश्वर सभ्यता के लिए। अर्थात गणेश्वर सभ्यता पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता है। ताम्रयुगीन संस्कृति केंद्रों से प्राप्त तिथियों में यह सबसे प्राचीनतम इस प्रकार की सभ्यता स्थल निर्विवाद रूप से भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी मानी जाती है।
यानी कि गणेश्वर सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ये आप सब लोग जानते होंगे शायद। अगला क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष एस.के. घोष थे। एस.के. घोष साहब थे लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर राज्य में योग्य लोक सेवकों की भर्ती के लिए सलाह देने हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत राजस्थान लोक सेवा आयोग स्थापित किया गया है। 20 अगस्त 1949 को जयपुर में स्थापित किया गया था। इसका प्रथम अध्यक्ष राजस्थान के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सर एस.के. घोष थे। राज्य पुनर्गठन के बाद सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसे अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया था। निम्नलिखित किस पंचवर्षीय योजना अवधि में पंचायती राज संस्था की स्थापना हुई थी? तो पंचायती राज संस्था की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान नागौर से प्रारंभ हुई थी। व्याख्या पढ़ते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1956 से 1961 पंचवर्षीय योजना का काल है ये, में पंचायती राज सेवाओं की सक्रियता को सक्रिय किया गया था। पंचायती राज का विकास 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नागौर जिले के बगदरी गांव में से शुरू किया गया था। नागौर जिले के बगदरी गांव से शुरू किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर में स्थायी पीठ की स्थापना आदेश 1976 के तहत अपना कार्य कब से प्रारंभ किया था? यानी कि जयपुर में स्थायी उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ स्थापित हुई थी सन 1976 में, उसने अपना काम कब से प्रारंभ किया था? तो उसने अपना काम करना जो प्रारंभ किया था वो किया था 8 दिसंबर 1976 से जयपुर खंडपीठ ने, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर खंडपीठ ने। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके उत्तरदायित्व का निर्वहन कौन करता है? तो राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके उत्तरदायित्वों का निर्वहन कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष करता है, राज्य का मुख्यमंत्री करता है, अथवा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। तो दोस्तों उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है उसके दायित्वों की निर्वहन करता है, यानी कि राज्यपाल की अनुपस्थिति में राज्यपाल का कार्यभार उच्च न्यायालय के सर्वोच्च मुख्य न्यायाधीश पर होता है। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 160 के तहत प्रावधान है कि राज्यपाल का आकस्मिक रूप से पद रिक्त होने की दशा में राष्ट्रपति किसी पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को अथवा उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त करता है। राज्यपाल का पद कनाडा के संविधान से लिया गया है। हमारे संविधान में कनाडा से लिया गया राज्यपाल का पद जो। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो पहले सूची में मुख्यमंत्रियों के नाम दिए हुए हैं, दूसरी सूची में राज्यपालों के नाम दिए हुए हैं। बड़ा टिपिकल है। आइए देखते हैं किस सूची में किस राज्यपाल के समक्ष किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में कौन से राज्यपाल महोदय थे। तो दोस्तों भैरव सिंह शेखावत के समय पर रघुकुल तिलक थे। बरकतुल्ला खान के समय पर सरदार जोगिंदर सिंह थे।
मोहनलाल सुखाड़िया के समय पे संपूर्णानंद थे, डॉक्टर संपूर्णानंद, और मदनलाल खुराना जो है वसुंधरा राजे के समय पे थे। वसुंधरा राजे के समय पे मदनलाल खुराना जो है राजस्थान के राज्यपाल थे। अगला क्वेश्चन, सूचियों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ परियोजना दी हुई है, दूसरी तरफ नहर दी हुई है। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी परियोजना किस नहर पर बनी हुई है। पहली परियोजना भाखड़ा नागल परियोजना, तो ये बिस्ट दोआब क्षेत्र के अंदर है भाखड़ा नागल परियोजना जो है। चंबल परियोजना, पर दिगोद नहर बनी हुई है। अगला है ब्यास परियोजना, तो ब्यास परियोजना पर जो नहर बनी हुई है वो ब्यास सतलज लिंक नहर है। ब्यास परियोजना पर ब्यास सतलज लिंक नहर है। और इंदिरा गांधी पर जय नारायण ब्यास नहर बनी हुई है। इंदिरा गांधी नहर पर जय नारायण ब्यास लिफ्ट नहर बनी हुई है। व्याख्या, जय नारायण व्यास इंदिरा गांधी नहर की एक लिफ्ट परियोजना है, जैसलमेर व जोधपुर में विस्तृत है, जिसका विस्तार क्षेत्र जैसलमेर एवं जोधपुर में है। ब्यास एवं सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को बिस्ट दोआब कहा जाता है। बिस्ट दोआब के नाम से जानते हैं। यहां भाखड़ा नागल उद्देश्य परियोजना निकाली गई है, जबकि दिगोद कोटा में स्थित है, जहां चंबल नदी प्रवाहित होती है। दिगोद लिफ्ट नहर सिंचाई परियोजना हेतु निर्मित की गई है। दिगोद जो है एक लिफ्ट नहर है, दिगोद नहर। निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर राजस्थान का पहला रज्जुपथ या रोपवे बनाया गया है? तो सुंडा की पहाड़ियों पर बनाया गया। सुंडा की पहाड़ियों पर पहला रोपवे बनाया गया है राजस्थान का, जो कि सुंडा की पहाड़ियों से होके गुजरता है। सुंडा की पहाड़ियों पर राजस्थान का पहला रोपवे जालौर जिले से शुरू किया गया है। यह रोपवे सुंडा माता मंदिर के लिए शुरू किया गया है। सुंडा माता का मंदिर लगभग 800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और सुंडा माता का मंदिर ऊंची पहाड़ी पर बसा है। इसमें मां सुंडा की मूर्ति स्थापित है। इस रोपवे को 20 दिसंबर 2006 को प्रारंभ किया गया था। पहला रोपवे है ये। अगला क्वेश्चन 52 नंबर का, निम्नलिखित योजना कौन सी है महिला सशक्तिकरण से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से महिला योजना कौन सी है जो कि महिला सशक्तिकरण से संबंधित नहीं है? धनलक्ष्मी महिला समृद्धि योजना, चिराली योजना, पालनहार योजना या मिशन ग्राम्य शक्ति योजना? तो दोस्तों पालनहार योजना नहीं है इसमें संबंधित जो है। ये पालनहार योजना जो है बच्चों से संबंधित है। किसी अनाथ बच्चों को जिसके माता पिता दोनों ही की मृत्यु हो गई है, अथवा दोनों जेल में है, अथवा दोनों में से एक की मृत्यु हो गई और एक जेल में है, तो उन बच्चों के लिए पालनहार योजना है। ये महिलाओं से संबंधित नहीं है बल्कि बच्चों से संबंधित है। निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर थर्मल प्लांट है? तो वो है सूरतगढ़ सुपर तापीय थर्मल पावर प्लांट, जो कि श्री गंगानगर के अंदर है। गंगानगर जिले में सूरतगढ़ शहर से 27 किलोमीटर दूर स्थित है। ये सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन है।
पावर प्लांट का संचालन राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। इस प्लांट की कुल 6 इकाइयां हैं, जिसमें प्रथम इकाई कुल 1500 मेगावाट ऊर्जा उत्पादित करती है। पहली इकाई जो है 1500 मेगावाट बिजली बनाती है और उसमें के अंदर 6 इकाइयां हैं। 54 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनघनत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर 2011 की जनगणना के अनुसार। तो दोस्तों डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा जनसंख्या जो जनघनत्व है वो जयपुर जिले का है, उसके बाद भरतपुर जिले का है, तीसरे नंबर पर दौसा का है और चौथे नंबर पर अलवर का है। भरतपुर का जयपुर का सर्वाधिक है, 575 के आसपास है, भरतपुर का 509 के आसपास है, दौसा 476 है और अलवर भी इसी तरह से है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जयपुर 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, भरतपुर 503 दे रखा है, 509 भी लिखा हुआ मिलता है बहुत सारी किताबों में, 503 या 509 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दौसा में 476 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि अलवर का 438 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश घनत्व की दृष्टि से सर्वाधिक घना प्रदेश है। भौतिक प्रदेश की बात करें तो पूर्वी मैदानी प्रदेश सर्वाधिक घनत्व वाला है और दूसरे नंबर पर हाड़ौती का पठार है। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा वर्ष 78 के अंदर की गई थी, 1978 में की गई थी। आइए इसकी व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। राजस्थान में पहली औद्योगिक नीति मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में 24 जून 1978 को लागू की गई थी। राजस्थान में अब तक कुल 6 औद्योगिक नीतियां लागू की गई हैं। वर्तमान में छठी औद्योगिक नीति 8 अगस्त 2015 से लागू है। राजस्थान में उद्योग विभाग की स्थापना 1949 में की गई थी, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। अगला क्वेश्चन, भारत में खनिज संपदाओं के संदर्भ में राजस्थान निम्न में से कौन से खनिज संपदा पर एकाधिकार नहीं रखता है? तो दोस्तों पेट्रोलियम में एकाधिकार नहीं रखता है। पेट्रोलियम में राजस्थान देश का दूसरा बड़ा उत्पादक है। देश का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र है, विशेषकर बॉम्बे हाई, और बॉम्बे हाई के बाद में दूसरा बड़ा उत्पादक जो है राजस्थान है, जो है लगभग देश का 22 से 23% पेट्रोलियम राजस्थान के अंदर होती है। जबकि जस्ता, संगमरमर, सीसा, जास्पर और बोलेस्टोनाइट, इन खनिजों पर राजस्थान का पूर्ण एकाधिकार है। इनके राजस्थान के अलावा भारत में ये कहीं नहीं पाई जाती हैं। आइए व्याख्या देखते हैं। राजस्थान का एकाधिकार वाले खनिज देख लो, एकाधिकार वाले राजस्थान के कौन कौन से खनिज हैं उनके बारे में पढ़ लें। तो वो है पोलेस्टोनाइट, कैल्साइट, जिप्सम, मार्बल, विशेषकर संगमरमर, मार्बल में भी संगमरमर, सॉप स्टोन जिसे घिया पत्थर कहते हैं, सॉप स्टोन, और सीसा, जस्ता, चांदी, जास्पर, बोल किले और गेरू। राजस्थान को खनिजों का अजायबघर कहते हैं। हमारे यहाँ पर राजस्थान के अंदर 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इनमें से 57 है खनिज, 57 है, जहां तक है 57 खनिजों का जो है उत्पादन हो रहा है। 81 खनिजों के भंडार हैं राजस्थान के अंदर, जबकि 57 खनिजों का जो है इस समय वर्तमान में उत्पादन हो रहा है। राजस्थान में सर्वाधिक अधात्विक खनिज उपलब्ध होते हैं। राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पाद बॉम्बे हाई के बाद में दूसरा स्थान है, जो कि कुल देश का 22 से 23% पेट्रोलियम राजस्थान से निकाला जाता है। पेट्रोलियम अन्य क्षेत्रों या राज्यों से भी निकाले जाने से यह एकाधिकार वाला खनिज नहीं है। अन्य राज्यों में भी निकलता है, महाराष्ट्र में निकलता है, आसाम में निकलता है और बंगाल की खाड़ी से निकलता है।
इस अरब सागर से निकलता है, इस तरह से कई जगह से निकलता है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है? आइए दोस्तों इनको भी देख लेते हैं, कौन कौन से युग्म सुमेलित हैं, कौन कौन से सुमेलित नहीं है। दोस्तों बकरी, बकरी की नस्ल दी हुई है, इनकी नस्लों के नाम है जमुनापरी और झारवाली। ऊंट की नस्ल है गौमत और बीकानेरी। गाय की नस्ल हरियाणवी और मुर्रा। दोस्तों ये भैंसों की नस्ल है, हरियाणवी और मुर्रा भैंस की नस्ल है, गाय की नहीं है। भेड़, बागड़ी और मारवाड़ी, बाकी सब सही है। तीसरा उत्तर गलत है क्योंकि इसमें भैंस अगर ऑप्शन होता गाय की जगह तो सही होता, मगर गाय है इसलिए ये उत्तर जो है युग्म सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का मुख्य सोयाबीन उत्पादक कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो दोस्तों ये है आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान। सोयाबीन का मुख्यतः उत्पादन होता है तो ये होता है दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश से। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश से सोयाबीन का उत्पादन होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं पहले। राजस्थान में कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारां जिले में आर्द्र दक्षिणी पूर्वी प्रदेश की जलवायु खंड स्थित है। यहाँ वर्षा का वितरण जो है 65 से 110 सेंटीमीटर के मध्य होता है। इसे आर्द्र दक्षिणी पूर्वी प्रदेश की मृदा काली, जलोढ़ एवं चिकनी मृदा होती है, जिसमें मुख्यतः खरीफ में चावल तथा रबी में गेहूं, जौ, सरसों एवं सोयाबीन की फसलें उगाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन 59 नंबर का, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में वन्य जीव अभ्यारण्य दिए हुए हैं और सूची 2 में जिले दिए हुए हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, इसमें दिए हुए हैं हमारे रामगढ़ बिस्तारी वन्य जीव अभ्यारण्य, जवाहर सागर अभ्यारण्य, ताल छापर अभ्यारण्य और वन विहार अभ्यारण्य। दोस्तों वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर जिले में पाया जाता है। ताल छापर चूरू के अंदर है। रामगढ़ बिस्तारी जो है बूंदी के अंदर है और जवाहर सागर बांध कोटा के अंदर है। व्याख्या पढ़ लेते हैं। रामगढ़ बिस्तारी अभ्यारण्य बूंदी में स्थित है, जिसमें के कनक सागर, जो कि कनक सागर नदी पर है और घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। जवाहर सागर, सॉरी मैं उल्टा पड़ गया, जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा और बूंदी दो जिलों में, कोटा और बूंदी में है और ये जो है चंबल नदी पर स्थित है और घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। रामगढ़ बिस्तारी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है बूंदी जिले के अंदर है। ये कनक सागर झील या दुगारी बांध पर स्थित है। तीसरा ताल छापर अभ्यारण्य चूरू जिले में स्थित है, जो कि कृष्ण मृग यानी कि काले हिरण और मोचिया घास के लिए प्रसिद्ध है। और वन विहार या रामसागर या केसरबाग अभ्यारण्य जो है ये धौलपुर जिले में स्थित हैं, जिनकी स्थापना 1955 में हुई थी। तीनों अभ्यारण्यों की स्थापना 1955 के दौरान हुई थी। अगला प्रश्न 60 नंबर का, निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र रखता है? तो दोस्तों उदयपुर रखता है। प्रतिशत के मामले में भी और क्षेत्रफल के मामले में भी उदयपुर जो है सर्वाधिक वन रखता है। 16वीं वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार 16वीं वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन उदयपुर क्षेत्र में थे, जो कि 2757 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैले हुए थे और सबसे न्यूनतम वन चूरू में थे, जो कि 82 वर्ग किलोमीटर में थे। 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन की बढ़ोतरी जो है बाड़मेर जिले में हुई थी, तथा सर्वाधिक कमी उदयपुर में देखी गई थी।
तो दोस्तों ये हमारा राजस्थान जीके के प्रश्न थे। अब स्टार्ट होते हैं अंक गणित के प्रश्न, यानी कि गणित के प्रश्न, यानी कि न्यूमेरिकल प्रश्न। दोस्तों इन क्वेश्चंस को आप स्वयं करके देख लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर मेरे पास में इस तरह का साधन नहीं है कि मैं आपको इन क्वेश्चंस को करके बता सकूं। मेरे पास संसाधनों का अभाव है। मैं अभाव में रहते हुए मेरे पास मात्र एक लैपटॉप है, मैं लैपटॉप के भरोसे ही आपको ये सब करा रहा हूँ। लैपटॉप के अलावा मेरे पास न तो कैमरा है, न माइक है, कुछ भी नहीं है। मैं लैपटॉप के कैमरे, लैपटॉप के माइक और लैपटॉप से ही कंपोजिंग करता हूँ, लैपटॉप से ही अपलोड करता हूँ, सब कुछ लैपटॉप से करता हूँ। लैपटॉप के अलावा मेरे पास कोई संसाधन नहीं है, फिर भी मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। तो इतना तो आपका फर्ज बनता है कि हमारे वीडियोस को आप लाइक करें। इतना तो मेहनत हो गई हमें, लगभग 1 घंटा 10 मिनट के आसपास हो गया, 70 मिनट हो गई लगभग इन 60 प्रश्नों के अंदर। तो एक लाइक तो बनता है, हम एक वीडियोस पर लाइक तो करें, आप एक लाइक करें और वीडियो जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही मैं आपको इन क्वेश्चंस को धीरे धीरे करके दिखा देता हूं, आप इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर करके देखें। इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी इसमें दिए हुए, इन क्वेश्चंस को करें। अगर थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लिया करें, वीडियो को पॉज करके आप देख लें, इन क्वेश्चंस को जो है पढ़ लें, इन क्वेश्चंस को करके अवश्य देखें। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है, इसका जो पीडीएफ है, इसका पीडीएफ मैं आज शाम को आपको उपलब्ध करा दूंगा। 6 से 8 के बीच में मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दिया करूंगा। आप मुझे बार बार फोन न किया करें इस चीज़ के लिए, और न ही मैसेज करने का, आप मैसेज करके आप अपना समय जाया किया करें। तो दोस्तों ये हमारा आज का पहला मॉडल पेपर था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये मॉडल पेपर जो है। हम और भी मॉडल पेपर इस तरह से आपके लिए लेके आएंगे, तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, हमें मोटिवेट कीजिए। मोटिवेट करने के लिए आप हमारे बस यही है कि हमारी वीडियोस को लाइक किया करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिए। आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं, उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप अपने वीडियोस को, हमारे वीडियोस को जो है शेयर करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। इतना सा ही अनुरोध है आपसे, सिर्फ इतना सा मांग रहा हूँ, बाकी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। तो दोस्तों ये मैं आपको ये प्रश्न दिखा रहा हूँ, आप चाहो तो इन प्रश्नों को आप कर लेना, बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आप चाहो। अभी 100 प्रश्न नहीं हुए, थोड़ा सा और बचा, ये और देख लेते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे 100 प्रश्न इस मॉडल पेपर के, जिसमें से 60 क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाए हैं, 40 क्वेश्चन गणित वाले हमने सॉल्व नहीं करवाए। तो आप अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर करें दोस्तों। इसका पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध करा ही दूंगा, जैसा कि मैंने कहा है। आपने वीडियोस देखा, हमारे साथ बने रहिए अंत तक, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे।